नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे सदस्यता जारी, हरदा के बोल भारी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद हम सभी को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कि आखिर कमियां कहां रह गई, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने खुद की पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आखिर क्यों हम लोग नई लीडरशिप नहीं बना पाए हैं। हरीश रावत के इस बयान के बाद पार्टी का कहना है कि वो चिंतन मंथन कर रहे हैं, हार की समीक्षा की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं, जबकि भाजपा में जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम धामी पर जनता का भरोसा भी बढ़ा है और जिसका फायदा बीजेपी को चुनावों में भी मिल रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने आगामी चुनाव को देखते हुए डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। डिजिटल सदस्यता अभियान के पहले चरण में 1 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी क्योंकि कांग्रेस में नेताओं की भरमार कार्यकर्ताओं से अधिक है। भाजपा का दावा है कि उत्तराखंड भाजपा ने अब तक 22 लाख सदस्य बना लिए हैं। इसके बाद भी सक्रिय सदस्यता का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पार्टी से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। सवाल यह है कि आखिर केदारनाथ की हार से कांग्रेस क्या सबक लेती है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर हो गई है? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। केदारनाथ उपचुनाव हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण की मांग तेज हो गई है। पार्टी के खुद सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव हार के बाद ये बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। उन्होंने पार्टी से इस विषय पर आत्मविश्लेषण करने का अनुरोध किया है। हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस नेता जनता को समझाने में नाकाम साबित हुए। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर भाजपा ने कटाक्ष किया। उनका कहना है कि कांग्रेस में नेताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि कार्यकर्ताओं का टोटा है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं। ध्रुवीकरण हम अपने पक्ष में सत्ता विरोधी मतों का नहीं कर पाए, उसमें हम तीनों को सोचना है। संगठनात्मक तरीके से सोचना है, कैरियर को संगठन, युवा कहाँ था, महिला कहाँ थी, दलित लीडरशिप क्यों नहीं हम उभार पा रहे हैं, और हमने हमारे साथ हमको नेता के तौर पर भी सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस को आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करती है। कांग्रेस केवल नेताओं की माला पहन करके घूमने से वोट नहीं देगा। भरोसा जब तक नहीं होगा, नेता पर चाहिए भरोसा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और धामी साहब पर लोगों का भरोसा है कि ये जो कहेंगे वो करेंगे, और निश्चित तौर पर किया भी है। 70 साल का और 10 साल का अगर आप आंकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ। आखिर केदारनाथ आपदा हरीश रावत जी के कार्यकाल में आई थी, तो जो आपने 13 से और 16 तक कितना पुनर्वास किया है, क्यों भरोसा करेगी आप पर? और आदरणीय मोदी साहब ने और धामी साहब ने वहाँ जो पुनर्वास किया है, इन्होंने तो 12 करोड़ रुपए दे करके कैलाश खेर को नचाने का काम किया और नीचे नरकंकाल थे। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक बयान आया है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, मैं उनके इस वक्तव्य को बहुत ही बचकाना वक्तव्य कहूंगी, क्योंकि उनके इस प्रकार के वक्तव्य से उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का निश्चित ही मनोबल गिरेगा। यदि उनकी अपनी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है
तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके दल में और भी पदाधिकारी होंगे, योग्य पदाधिकारी, जो पार्टी को लीड कर सकते हैं। इस प्रकार का वक्तव्य उनका जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर खाने जो है भाजपा से मिल गए हैं। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि केदारनाथ का उपचुनाव भी कांग्रेस जीत दर्ज कर लेगी। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का तर्क है कि केदारनाथ की जनता ने भाजपा को मात्र 23,814 वोट दिए हैं, जबकि 30,000 से अधिक वोट भाजपा के खिलाफ केदारनाथ की जनता ने दिए। इस बीच कांग्रेस ने आगामी चुनाव को देखते हुए डिजिटल सदस्यता अभियान का आगाज किया। डिजिटल सदस्यता अभियान के पहले चरण में 1 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं की भरमार कार्यकर्ताओं से अधिक है। भाजपा का दावा है कि उत्तराखंड भाजपा ने अब तक 22 लाख सदस्य बना लिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी शुरुआत कर रही है। तो उत्तराखंड कांग्रेस की वेबसाइट है, इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी द्वारा किया गया है और इसका जो लक्ष्य है, अभी हमने 1 लाख मेंबर्स प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2,000 मेंबर्स का लक्ष्य रखा है, जो कहीं ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल प्रभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो उसी डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को हमने मजबूत करने के लिए अपने कांग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के विचारों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उसी के लिए हमने वेबसाइट का आज विमोचन किया है। और इसके ये पूरा हो पाएगा? देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस के जो हालात हैं उसमें उनका 1 लाख सदस्यता का लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण यह है कि जनता का कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है और बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस धरातल पर जो काम कर रही है पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता जानती है। जिस प्रकार से उनके नेताओं ने कई प्रकार के ऐसे कार्य के जो देश के अनुकूल नहीं थे, प्रदेश में विकास के काम को बाधित किया, तो जनता उनसे ऊब चुकी है। तो ऐसे में 1 लाख का टारगेट अपने आप में पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने 22 लाख सदस्यता पूरी कर ली है। सभा उपचुनाव पर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। समीक्षा भी हम इस उपचुनाव में हार के करेंगे और जो प्राथमिक तौर पर कारण समझ में आ रहा है कि जो सत्ता विरोधी वोट है उनका बंटवारा हम नहीं रोक पाए हैं और इसीलिए भाजपा जीती है। अगर आप टोटल वोटों का आंकड़ा उठा लें तो भाजपा को जम करके लोगों ने जो है लताड़ने का काम किया अपने। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में आत्मविश्लेषण और आत्ममंथन की मांग उठने लगी है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पार्टी की लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि केदारनाथ की हार से पार्टी क्या सबक लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और इस मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शीशपाल सिंह बिस्सा हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में। और मेहमान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। दीपक रावत हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में रतन मणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले संजीव वर्मा जी के साथ में सवाल करेंगे। संजीव जी, ठीक है, मजबूत हो रही है भारतीय जनता पार्टी, केदारनाथ के चुनाव में जीत भी हासिल कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में लीडर से कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो लीडर से और शायद लीडरशिप कमजोर हो गई है। और आज आप मजबूत पक्ष में इसलिए भी बैठ रहे हैं क्योंकि खुद कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जिनके दम पर कांग्रेस मजबूत रही, सत्ता में रही, वो मुख्यमंत्री रहे, हरीश रावत ये बात कहने लग गए हैं। क्या कांग्रेस की स्थिति आपको लग रही है? मतलब आज मैं कांग्रेस से पहले आपसे पूछ रही हूँ, कहां पर चीजें आपको कम लग रही हैं? देखिए, कांग्रेस आरंभ से ही अपने अंतर्द्वंद से जूझती रही है और कांग्रेस के अंदर, जैसा मैं पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि 5 बड़े नेता हैं तो 5 अलग अलग ध्रुवों में बटे हुए हैं। एक का उत्तर, एक का दक्षिण और एक का पूर्व, तो एक दूसरे का पश्चिम। जहां भी न रीति में, न नीति में, न कार्यक्रमों में किसी का किसी के साथ कभी कोई सामंजस्य रहा नहीं। अभी विगत समय जो चंपावत का चुनाव चल रहा था, उपचुनाव चल रहा था, तो उपचुनाव में ये लोग अपनी जो प्रत्याशी थे पार्टी के अधिकृत, उसको
एक निरीह प्राणी की तरह बेचारी को बीच में भंवर में छोड़कर जिस तरह से भाग खड़े हुए, और उसी प्रकार से अभी जो केदारनाथ उपचुनाव हुआ, तो केदारनाथ उपचुनाव में भी पार्टी के जितने नेता थे सभी कोई एक दिशा में बात कर रहा था तो कोई दूसरी दिशा में, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने अगले रोज एक सार्वजनिक बयान दिया कि हमारी पार्टी ने ही हमको हराया, कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को हराया। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे तमाम जितने भी बड़े नेता थे उन सबके ऊपर आक्षेप लगाने का भी काम किया, और अपनी पार्टी का जो चेहरा है उसको उजागर करने का काम किया। सबको ऐसे जो नेता जो पार्टी में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे उन सबको आईना दिखाने का भी काम किया। और देखिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो चुकी है, पूरी तरह से इनका जो चेहरा है जनता के सामने उजागर हो चुका है। ये आज तक कभी आपने कोई भी चुनाव देखा हो, कभी किसी चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, हम सत्ता में आए तो हम वो काम करेंगे, ये क्या गिनाते हैं, हम सत्ता में आए तो हम मोदी के लिए ये कर देंगे, हम धामी के लिए ये कर देंगे, हम उत्तराखंड के लिए, मतलब जो भी बोलते हैं नेगेटिव ही बोलते हैं। और नकारात्मक राजनीति एक समय तक चलती है हमेशा, क्योंकि काट की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अभी लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था तो अब लोकसभा के चुनाव में आप देखिए, कभी बात करते थे कि हम संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदलने आ रहे हैं, तो कौन सा संविधान बदल दिया पिछले 10 सालों में, और कौन सा भी आगे जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हम तो संविधान को मजबूत करने वाले हैं। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो लगातार अपमान करते रहे, वो संविधान की बात कर रहे हैं। जो लोकतंत्र की लगातार हत्या करते रहे, 100 से ज्यादा चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने का काम करा जिस कांग्रेस पार्टी ने, वो लोकतंत्र की बात करते रहे। जो खटाखट 8,500 रुपए का एक झूठा प्रलोभन गरीब जनता को दिखाते रहे, हमारी मातृशक्ति को दिखाते रहे, तो जनता आज पूरी तरह से ठगी सी महसूस कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका जो नजरिया था, वो मैं सोचता हूँ आज इतना निम्न स्तर पर पहुंच चुका है, तो हर व्यक्ति ये जान रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो नकारात्मक राजनीति केवल कर सकती है, पॉजिटिवनेस इनके पास ना कभी थी, ना है, ना होगी। और विकास के लिए तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे। कभी चारधाम यात्रा को बदनाम करने का काम करते हैं, कभी उत्तराखंड को बदनाम करने का काम करते हैं, कभी कुंभ यात्रा को बदनाम करने का काम करते हैं। अपना तो कोई काम किया नहीं, इतना समय हो गया। आपने यदि कुछ काम किया तो एक झूठा पत्थर लगाने का जरूर काम किया होगा, लेकिन उस पत्थर जिस भी योजना का आपने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन शायद कभी किया हो, मुझको ऐसा याद नहीं। क्योंकि आज भी जगह जगह ऐसे शिलापट दिखाई दे जाएंगे जो 20-20, 25-25 साल पुराने लगे हुए हैं, और जिनके ऊपर एक ईंट भी आज तक लगा नहीं पाए। तो विकास का जो आपका एक विकास के लिए आपको जो देखना चाहिए, तो विकास में तो आप एक सिफर आपको मिलना चाहिए। विकास का रोड मैप आपके पास कभी था, ना है, ना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार काम कर रही है, उसकी वजह से आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार प्रगाढ़ होता जा रहा है। और अभी केदारनाथ उपचुनाव में यदि आप देखते हैं तो जो हमारी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर जनता ने अपनी सहमति की मोहर लगाई है। यही एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और कांग्रेस की इतने बुरे दिन आ गए हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी आज स्वयं इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की कमी है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये इतना
बुरा समय आ गया है कि उनको इस बात का सार्वजनिक बयान टीवी पर और तमाम हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसमें देना पड़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस के लिए एक बहुत ही रसातल पे जाने वाला इस प्रकार का जो बयान है, तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस को आत्म मंथन की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल, साफ तौर पर कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस बात को स्वीकार चुके हैं। शिषपाल जी, ये क्या स्थिति हो गई है? एक तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हरीश रावत के बाद आपके पास कौन सा बड़ा नाम है जो फ्रंट फुट पर आकर राजनीतिक शख्सियत के तौर पर खुद एक व्यक्तिगत बड़ी पर्सनालिटी बन पाया हो। करण महरा के नेतृत्व में आप पार्टी को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर करण महरा ने पार्टी को क्या उपलब्धियां दी? क्या इस बात पर कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श नहीं करती? नए लीडरशिप को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? अपनी अंतर कलह क्या यहां पर भी पार्टी, मतलब इतनी ज्यादा समस्याएं, इतनी ज्यादा चीजें कि पार्टी लीडरशिप ही नहीं खड़ी कर पा रही है, तो कार्यकर्ता कैसे जुड़ेंगे? सर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर पुराने लीडर्स हैं, अब नए लीडर्स को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन किसको दें? सब चीजों को मैनेज करने के चक्कर में सब चीजें बिगड़ती जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को। और अब खुद हरीश रावत ये बात स्वीकार कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी के हित में ही बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि कवर अप भी करना है, अभी उनकी बातें बुरी लग रही हैं। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिल गए, कुछ अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सर, पार्टी खुद के बारे में कब सोचेगी? क्या सीख ली पार्टी ने केदारनाथ के उपचुनाव में मिली हार से? देखिए गरिमा जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को बड़े ध्यान से सुना और उम्मीद करूंगा कि वो मुझे भी बीच में नहीं टोकेंगे। जहां तक वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर जहां पर आत्मचिंतन और मंथन की आवश्यकता होगी, कांग्रेस पार्टी वहां पर आत्मचिंतन और मंथन करेगी। जहां पर सुधार की आवश्यकता होगी हम सुधार करेंगे और अपनी पार्टी में हमें क्या सुधार करने हैं, कैसे पार्टी को आगे ले जाना है, कैसे कमियों को सुधारना है, निश्चित तौर पर हर पार्टी विचार करती है। और जहां तक इन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी सोच जो है कांग्रेस पार्टी की नहीं है, कोई विकास कांग्रेस पार्टी के दौर में नहीं हुआ, तो इनको बता दूं कि जितना भी अवस्थापना, विकास और इस राज्य का नियोजन हुआ है कांग्रेस पार्टी के ही दौर में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को कभी गिना नहीं पाती है, क्योंकि कोई काम किया ही नहीं है। चाहे राजधानी का वो तक उल्टा पा रहे हैं, जो है बेरोजगारों को दे पा रहे हैं। वो कानून पर कोई निर्णय इनकी सरकार नहीं कर पा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था ये लोग नहीं सुधार पा रहे हैं। अपनी कमियों पर कभी जो नहीं कहेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर हमारे आदरणीय हरीश रावत जी ने कोई बयान दे दिया तो उन्होंने निश्चित तौर पर दल हित में ही कोई बात की होगी। और वरिष्ठ नेताओं के जब भी कोई सुझाव होते हैं तो निश्चित तौर पर हम उन पर चिंतन और मंथन करते हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की कमी है, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी अपने आप में राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता है और उनसे मजबूत नेतृत्व और क्या हो सकता है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी में सेकंड लीडरशिप की बात है, उसकी तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। आप कह रहे हैं कि करण महाराज जी ने क्या किया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने जितनी बार प्रदेश का भ्रमण किया है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इतना भ्रमण किया गया होगा। वो ब्लॉक स्तर तक गए हैं, ब्लॉक स्तर तक उन्होंने संगठन की बैठक की। एक उपचुनाव में हार से हम इसका आकलन नहीं कर सकते। इससे पहले 2 उपचुनाव हमने जीते भी हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर हम भाजपा को हराने का काम करेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और जहां तक फ्रंटल संगठनों की बात है, गरिमा जी, हमारे फ्रंटल संगठन भी मजबूत है। लगातार जो है हम उनका पुनर्गठन भी कर रहे हैं, जहां कमियां हो रही हैं उनको सुधारने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है। चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा है, चाहे उद्योगों के पहाड़ चढ़ने की बात हो, चाहे भू कानून की बात हो, चाहे राजधानी की बात हो, हर मसले को हम सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सेकंड लीडरशिप की बात है, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी लोकप्रियता में किसी से पीछे नहीं है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हरक सिंह रावत जी जमीनी नेता है और भारतीय जनता पार्टी भी उनसे घबराती है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी की
स्वीकार्यता पूरे प्रदेश के अंदर है। हमारे प्रदीप टम्टा जी हों या आप देखिए ना कि मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी स्वीकार्यता प्रदेश के अंदर है। तो निश्चित तौर पर जितनी बड़ी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के अंदर है, इसी से भाजपा परेशान रहती है, इसी से भाजपा के पेट में मरोड़ उठती है। और विधानसभा स्तर पर अगर आप देखेंगे, अभी केदारनाथ का विधानसभा उपचुनाव बीता है, भले हम इसमें ना जीते हो, लेकिन 13 लोगों ने दावेदारियां की और 13 के 13 लोग जमीनी पकड़ वाले लोग थे। हमारा वोट बैंक इस उपचुनाव में बढ़ाया है। हम पिछले आम चुनाव में 12,000 के लगभग वोट लाए थे, इस बार हम 18,000 से ज्यादा वोट लेकर के आए हैं। भले ही हम भाजपा की रणनीति में उलझ करके रह गए और वोटों का जो बंटवारा उसे न रोक पाए, ये हमारी कमी है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं और भविष्य में इस कमी की पुनरावृत्ति ना हो, सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं हो, इस पर हम रणनीति बना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इस जीत से भाजपा को ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा का जो मुद्दा है, 228 किलो सोने की चोरी का जो मुद्दा है, जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के अपमान का मुद्दा है, जो हमारे शंकराचार्य जी के अपमान का मुद्दा है, जो विकास, रोजगार और बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे हैं, भू कानून और राजधानी और लोकायुक्त के मुद्दे हैं, उन पर हम संघर्ष को और तेज करेंगे। भाजपा को हम चैन से बैठने देने वाले नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार कम हो गया जी एक उपचुनाव हारने के बाद, तो ये 5,500 से ज्यादा वोट हमारे कैसे बढ़े? और 2 उपचुनाव जब हमने जीते तो उसके बाद क्या भाजपा का जनाधार खत्म हो गया था? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साह में कितनी बात कर रहे हैं। और अभी हमारे डिजिटल सदस्यता अभियान पर भाजपा के नेता कह रहे थे कि साहब हमने 22 लाख सदस्य बनाए। मैं यहाँ पर साफ करना चाहूंगा कि ये जो सदस्यता अभियान है, ये केवल कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का सदस्यता अभियान है। हम 1 लाख लोगों को देश में सोशल मीडिया से जोड़ेंगे। डिजिटल सदस्यता अभियान के बाद हमने 10 लाख का रक्षा लगाया है सोशल मीडिया में, क्योंकि आज सर ठीक है आप जोड़ लीजिएगा 1 लाख सदस्यों को, बिल्कुल ठीक बात है। सदस्यता अभियान तो पार्टियां चलाती रहती है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपके इस अभियान चलाने में और आपके इस अभियान के सफल होने में बहुत अंतर है। दो अलग अलग बातें हैं। बीजेपी 22 लाख नए सदस्य बना चुकी है और उनका सक्रियता सदस्यता अभियान अभी भी जारी है। तो कहां कंपेयर कर पाएंगे, कंपीट कैसे कर पाएंगे सर आप? ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके लिए काम कीजिए और इस लिहाज से पार्टी को मजबूत कीजिए कि आप कम से कम बीजेपी के सामने खड़े हो पाए। चलिए आपके साथ में वापस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हैं। शिषपाल जी, ठीक है आपने सारी बातें ठीक कही, लेकिन वही है ना कि आप जब जवाब दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बीजेपी को जवाब देने के लिए आपने जवाब तैयार कर रखा है, लेकिन अब स्थितियां वो हैं कांग्रेस पार्टी के लिए जब खुद के लिए आपको जवाब तलाशने होंगे कि आखिर जो स्थिति हो रही है वो क्यों हो रही है। आप जवाब मत दीजिए किसी को भी, आपकी पार्टी के इंटरनल मैटर है, लेकिन सर उसको बेहतर नहीं करेंगे तो आप कंपीट नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज जरूर आपको सोचनी चाहिए। नहीं गरिमा जी, देखिए कांग्रेस पार्टी केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव पर हार जीत पर चिंतन मंथन कर रही है। सर ये एक हार हम ये अभी ताजी हार है, जो हमें कमियां नजर आई, हाँ। हमने उस पर कहा है कि हम सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं रोक पाई, हमारी नाकामी है। सर लेकिन ये वही कह रहे हैं ना कि ये एक हार होती तो इस पर हम बात कर लेते। सत्ता विरोधी वोटों को बटने से कैसे रोक सकते हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। और ये एक हार होती तो इस पर बात कर लेते, लेकिन सर हार और भी है और जो बड़ा नुकसान आपको पहुंचा गई है, ठीक है, तो उन पर सोचिए। चलिए ठीक है शिषपाल जी, आपके पास में लौटेंगे। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर 2 बड़े दल अब तक प्रदेश में सत्ता में रहे और 2 बड़े दलों ने ही प्रदेश में सत्ता में राज किया, लेकिन अब तो कहते हैं ना यूकेडी थोड़ा सा कुछ संसाधनों की कमी कह लें या कुछ भी कह लें, हम समझ रहे हैं उस चीज़ को कि यूकेडी उतना आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि एक बड़ी फंडिंग होती है पार्टियों को चलाने के लिए, वो सब शायद यूकेडी के पास नहीं थे, यही वजह है कि वो पीछे रह गए। लेकिन यूकेडी की जब भी बात होती है हमेशा कहा जाता है कि
आंदोलनकारियों ने मिलकर जिस तरीके से इसको तैयार किया था, और ये राज्य हित के लिए काम करते हैं क्योंकि राज्य के ही लोकल लोग हैं और इसलिए उनके बारे में एक अच्छी राय भी बनी हुई है। लेकिन सर, ये दो बड़े दल जिनके बीच में अब तक कॉम्पिटिट करते रहे, लेकिन अब तो उनमें भी एक ही बच रहा है सर। कांग्रेस पार्टी की स्थिति डामाडोल नजर आ रही है। अब खुद कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता इस बात को खुले मंचों पर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी मान नहीं रही है। तो सर, आने वाले वक्त में प्रदेश तो और ज्यादा एक ही पार्टी पर निर्भर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गरिमा जी, आज का जो विषय है ये आपने जो हरीश रावत जी ने जो केदारनाथ उपचुनाव के बाद और हार हुई है उनका, उस पे जो टिप्पणी करी है उस पे रखी हुई है। बिल्कुल। देखिए, एक चीज तो ये लग रहा है कि शायद हरीश रावत जी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनके जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसके जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो काम करना चाहते, जिन्होंने काम किया है केदारनाथ उपचुनाव में या भविष्य में जो भी चुनाव आ रहा है पार्टी को मजबूत करने के लिए, कहीं ना कहीं पर उनके मनोबल को तोड़ने का एक क्षणिक प्रयास करने का वो काम कर रहे हैं, चाहे वो जाने अनजाने कर रहे हो या उनका कोई उद्देश्य हो। देखिए, होता क्या है कि हार जीत चुनाव में चलती रहती है। आप वैसे तो किसी उत्तराखंड क्रांति दल का इसमें टिप्पणी करना बनता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक है, आपको पता होगा 2024 में हरिद्वार से अपने पुत्र को टिकट देने के लिए किस तरीके के और किस हद तक का प्रयास हरीश रावत जी ने किया था। यदि वो मामला सुलझा दिया जाता, समय पे सुलझा दिया जाता, तो शायद हरिद्वार का जो चुनाव था, भारत कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से उसमें अपने आप को साबित कर पाती। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें स्वयं हरीश रावत जी ने बहुत सी गलतियां करी हुई हैं, लेकिन शायद अब उम्र के इस पड़ाव में लगता है कि शायद उनको ये चीजें दिख नहीं रही हैं, तो इस वजह से वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोनों ही दल, जो अभी आपने देखा, दोनों ही दल आपस में एक दूसरे की कमियां बता रहे थे। देखिए, जनता जिस पे अपना विश्वास जताती है, जनता जिस पे अपना वोट करती है, वो सत्तारूढ़ दल बनता है और जो जिनको कम वोट करते हैं वो विपक्ष में आता है। लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि जो आज सदस्य 22 लाख जिसपे 20 या 22 लाख जिसमें भारतीय जनता पार्टी इतना इतरा रही हो, तो वो कहीं वोट कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, भविष्य में जहां उनको लगेगा कि राजनीति में उनके हितों की बात करने वाला जो दल है, आज निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम है उनको देख के लगता है कि जो यहाँ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा विश्वास कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि भविष्य में दूसरे दलों के लिए या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि जो राजनीति है वो निरंतर चलती रहती है और समय के हिसाब से बदलती रहती है। अगर यही हाल होता तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल को 40 साल से ज्यादा हो गए बने हुए और 24 वर्ष के बाद भी हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगातार जुड़ते रहते हैं। हम कहीं पर भी, चाहे हमें नोटिस अभी कम वोट मिलते हो, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी न कि हमारे किसी शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी जाती है, न किसी कार्यकर्ता द्वारा बोला जाता है, क्योंकि लड़ने की हमारे पास क्षमता है। हमें पता है आज हमें आशीर्वाद जनता का नहीं मिल रहा है, हम लगातार उनके हितों की बात करेंगे तो भविष्य में हम एक उम्मीद है राजनीति में कि भविष्य में वो जरूर हमारी बातों को समझेंगे और हमें सत्ता में पहुंचाएंगे। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करके अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराना हरीश रावत जी को ये शोभा नहीं देता। उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ बहुत अच्छी फौज है, युवाओं की फौज है। अगर उन पर विश्वास जता के वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति में अच्छा योगदान दे सकते हैं। जैसे उत्तराखंड क्रांति दल है, भले ही हम नेतृत्व नहीं कर पा रहे हो या हमें सत्ता नहीं मिल रही हो, लेकिन हर मुद्दे पे जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको हम हर मंच पर उठाते हैं विपक्ष में रहकर, ताकि अपने जीवित होने का प्रमाण लगातार जनता के बीच में रख सके कि हम हैं जो उनकी बात करेंगे, चाहे वो हमें सत्ता में रखे या ना रखे। ठीक है, चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे और हमारे साथ में मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं रतन मणि ढोभाल जी। बहुत स्वागत सर आपका भी। रतन मणि जी, कांग्रेस की स्थिति क्या होती जा रही है? प्रदेश के लिए भी ये ठीक नहीं है कि एक ही दल पर निर्भर हो जाए चीजें। कांग्रेस पार्टी का लगातार कमजोर होना ये गलत है, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, आपको लग रहा है? देखिए गर्मा जी, ये हम लोकतंत्र के लिए ही हानिकारक है कि अगर कोई पार्टी है, लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियों होता है, उनका अपना रोल है, तो सत्ता का अपना रोल है, और लोकतंत्र में विपक्ष तो सत्ता को उसको चौकट रखता है, वो उसकी एक तरह से वो चाबी भी है कि कब उनका ताला खोलना है, कब उसको लगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ ना रही कि है। फिर आवाज कौन बनेगा, कौन हाँ, सुनेगा? बोलिए सर, सत्ता बोलिए। तो अपने मत में चलती है, चाहे वो उसमें कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता हो, वो सत्ता का अपना एक मत हो, विपक्ष होता है वही जनता की आवाज बनता है फिर। और वो जब सत्ता गूंगी बहरी हो जाती है उनको सुनाने के लिए थोड़ी तेज आवाज से बोलना पड़ता है, लेकिन वो उसका अभाव है उत्तराखंड में, हम जो इसे महसूस करते हैं। और ज्यादा आप ये जो हरीश रावत आज की तारीख में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हरीश रावत से बड़ा लीडर कोई उत्तराखंड में है नहीं। वो ये सर्वमान्य बात है, उनका जो व्यक्तित्व है, जो जानकारी है, वो बड़ा है सबसे। लेकिन इस बड़ेपन ने ही इतना नुकसान कांग्रेस को पहुंचा दिया है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनसे तो बहुत हम तो ये देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो यही हरीश रावत जी थे, पार्टी के अध्यक्ष ये रहते हुए इन्होंने तिवारी जी को काम नहीं करने दिया। और अंतिम समय में अगर ये तिवारी जी को बिस्तर पर नहीं लिटाते तो वो तो सरकार देके जा रहे थे इनको। 10-11 सीटें इनकी जिदबाजी में वो हार गई कांग्रेस, और बीजेपी का उदय हो गया उत्तराखंड में, जो कहीं थी नहीं उस जमाने में। अब वो गलतियां हैं, तब भी विश्लेषण हुआ, ये मंथन तब भी करती है कांग्रेस, लेकिन उस मंथन से मट्ठे के अलावा कुछ निकलता मैंने नहीं देखा है कि उसमें मक्खन कब निकलेगा। ये सारी स्थिति है। अब युवा की बात आ रहे हैं, तो सारे तो युवा है, करण मेहरा कौन सा बूढ़ा आदमी है? वो तो युवा ही है, वो भी भागा फिर रहा है, और भी पूरी टीम युवाओं की है उसमें। और खाली युवाओं का सवाल नहीं है, युवाओं के भी मार्गदर्शन के राजनीतिक रूप से चाहिए होता है। सवाल दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से बीजेपी से लड़ना छोड़ दिया है, उसको डर लगता है उनके एजेंडे से। ढुलमुल वाली जो नीति है, ये सांप्रदायिक खिलाफ जो उनका माहौल है, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, फलाना जिहाद, वो ये सभी अहम पे तो केदारनाथ में यही किया उन्होंने। और आप उस पर आप लड़ नहीं पाते, आपको लगता है कि कभी हिंदू नाराज ना हो जाए, कभी मुसलमान नाराज ना हो जाए। अगर आप स्पष्ट राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, उनका एजेंडा है कि उसका पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो कांग्रेस को करना चाहिए, जो सेकुलर राजनीति की बात है, वो सेकुलरिज्म को भी डरने लग गई है अब कांग्रेस कि कहीं कुछ न हो जाए। वो भी मंदिर से शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा उसको मंथन करने के, वैचारिक रूप से मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को, तो लीडरशिप को। कांग्रेस आज भी बहुत बड़ी पार्टी है, अखिल भारतीय स्तर पर अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है। हम उससे बहुत सारे मतभेद हमारे हो सकते हैं, हम उनके उसमें, मैं तो ना तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना यूकेडी का हूँ, मैं पार्टी का सदस्य तो नहीं हूँ। लेकिन हम नजदीक से, क्योंकि कांग्रेस ने राज किया है सबसे ज्यादा, उसको देखते रहे उसकी गतिविधियों को। लेकिन एक समय तो ये ना तो वो सेकुलरिज्म के सवाल पर खड़ी रही, लड़ती रही इन ताकतों से, और आज उसने वो उस काम को छोड़ दिया। उनको डर लगने लगा बीजेपी से कि इनसे कैसे लड़े। और इसके कारण ये है कि ना तो वो मंथन कर पा रहे हैं, ना नई लीडरशिप आ पा रही है। और जब मैं ये इनसे पूछो ना कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये अभी कर रहे कि भाई आप ये वो विश्लेषण भी नहीं करते हैं। 2022 में तो आप 7,544 वोटों से जीते थे, अभी तो आप 5,622 मतों से जीते हैं। तो भाई जीत में तो बड़ा आपको वोट ज्यादा मिला है, कांग्रेस की वोट ज्यादा मिला है। ऐसा नहीं आपने ज्यादा पोलराइजेशन कर दिया, उन्होंने कम किया, तो वोट तो दोनों पार्टियों के बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कम हुए हैं, कांग्रेस के भी बड़े हैं, बीजेपी के बड़े हैं। आपका जीत का अंतर कम हुआ है, पहले आपका जीत का वो देखिए वो ज्यादा था। तो लेकिन आप कांग्रेस के लोग ये भी नहीं कर पाते, बता यहाँ पर जहाँ आपकी उपलब्धि है वो उपलब्धि भी नहीं बता पा रहे हैं, अपनी कमी भी नहीं बता पा रहे हैं, तो उसका विकास कैसे होगा? ये संगठनात्मक रूप से जो करण मारे, इनके तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी कार्यकारिणी नहीं बनी अभी तक, उसका कार्यकाल खत्म हो गया। यही स्थिति, ऐसी स्थिति में भाजपा भी है, उनका भाजपा अध्यक्ष राज्यसभा में चले गए, नए अध्यक्ष न वो राष्ट्रीय स्तर पर बना पाए न यहाँ बना पाए। तो दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके अंदर ऐसा नहीं कि झगड़े वहां नहीं है,
यहाँ झगड़े सड़क पे आ जाते हैं कांग्रेस के, उनके पर्दे के पीछे रहते हैं। लेकिन ठीक है, वो पार्टी डेमोक्रेसी है, उन्होंने अपना अनुशासन उसको बांध रखा है, तो वो तो ठीक है, काम है अभी। और ये हर काम बीजेपी के पीछे भी आगे चलती है, ये पीछे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये सदस्यता अभियान ऐसे डिजिटल करेंगे, अब कांग्रेस भी उसी उस पर चल रहे हैं। अरे आप बोलते हैं कि हम मोहल्ले मोहल्ले में जाके सदस्यता करेंगे, वहां जाएंगे, आप भी वही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो आप पीछे क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस से दिक्कत यह है कि आगे जाए। आपने 22 में जो घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र पर तो अभी काम करने की जरूरत थी। ये चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी और आगे भी आप उस कर नहीं रहे, आप अपने ही घोषणा पत्र को छोड़ देते हैं बीच में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा संगठनात्मक रूप से ये जिलों में भी स्थिति है। अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, वो निकाय चुनाव को में कैसे होगा, क्या होगा, उसकी दिक्कत है। अभी तो आप लीडरशिप के लिए लड़ रहे हैं, तब तक ये चुनाव करवा लेंगे कि ये कांग्रेस सवाल यही है ना कि सर देखिए, आपने भी कहा कि वो उनकी पार्टी की अपनी इंडिपेंडेंस हो सकती है कि उनकी चीजें पर्दे पर आ जाती हैं, लेकिन सर ये इंडिपेंडेंस नुकसान किसके लिए है? नुकसानदायक किसके लिए साबित हो रही है? ये नुकसान भी तो कांग्रेस पार्टी को ही पहुंचा रही है। कांग्रेस पार्टी इस पर विचार ही नहीं करती। शिषपाल जी के पास फिर से जाएंगे। शिषपाल जी, ये चर्चा पूरी तरीके से कांग्रेस के भविष्य को लेकर ही हो गई एक तरीके से, और हम कर रहे हैं कांग्रेस के भविष्य पर चर्चा क्योंकि हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष रहे प्रदेश में। आप देश में भी मजबूत विपक्ष के तौर पर हैं, दूसरे बड़े पार्टी के तौर पर देश में कांग्रेस को देखा जा रहा है, लेकिन सर उत्तराखंड में जिस तरीके से हर एक चुनाव के बाद में गिरावट दर्ज की जा रही है वो नुकसानदायक है। क्यों? आखिर नई लीडरशिप, बड़े नेताओं के नाम अगर उंगलियों पर गिनाने पर आ जाए, देखिए ऐसे आप सभी नेताओं के गिनाएंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये छोटे नेता हैं, लेकिन कुछ विश्वास जिनकी पैठ जनता के बीच में हो, वो कौन है? हरीश रावत के बाद में दूसरा नाम नहीं कांग्रेस पार्टी के पास में जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर नजर आती हो, जिसका एक बहुत बड़ा नाम दिखाई देता हो। हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत किया और एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उनकी व्यक्तिगत छवि भले ही बनी, लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्तिगत छवि का फायदा भी तो आपने ही उठाया ना। अब आप किसी को उतना मौका क्यों नहीं दे रहे? या तो आप सभी चीजों को सभी को मैनेज नहीं कर पा रहे, कई सारे नेताओं को किसी कोई नाराजगी ना हो जाए, ये चीजें कांग्रेस झेले, अंतरकलह जो गुटबाजियां होती हैं, लेकिन सर इससे तो ऊपर आना पड़ेगा ना, तभी पार्टी का भला हो सकेगा। और वो मजबूत फैसले, कड़े फैसले लेने होंगे जो नहीं ले रही है कांग्रेस पार्टी। हर किसी ने पैनल पर बैठकर यही कहा कि नुकसान कांग्रेस को ही है और कांग्रेस ही ये चीजें नहीं करती हैं। उनके यहाँ पर सब चीजों की सख्ती है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के नेता खुले मंच पर कांग्रेस के बारे में बोलकर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता सर। देखिए गरिमा जी, आदरणीय हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, इस राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता, इसमें किसी को मुझे नहीं लगता कि संदेह है। और आप कह रहे हैं कि उनके बाद कौन ऐसा नेता है कि जो कांग्रेस पार्टी को संभाल सकता है और कांग्रेस पार्टी उसको मौका नहीं दे रही है। देखिए इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, इस सवाल का जवाब तो आदरणीय हरीश रावत जी ही दे सकते हैं। और मेरी नजर में नहीं सर, लेकिन ये जवाब भी तो ढूंढने हैं आपको, ये पार्टी को ढूंढने हैं। देखिए ऐसा ना हमारी नजर में। और सबसे बड़ी बात, हरीश रावत की बात आज कांग्रेस पार्टी के नए नेताओं को बुरी लग सकती है, लेकिन सर सबसे बड़ा सच उन्होंने बोला पार्टी के हित में। कौन मजबूत नेता होगा, कौन उनका स्थान लेगा, इसे तो हरीश रावत जी बता सकते हैं। और सेकंड लीडरशिप में मैंने जैसे पहले बताया कि आदरणीय यशपाल आर्य जी हैं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं, आदरणीय करण महाराज जी हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी हैं, डॉक्टर महेंद्र पाल जी हैं, हमारे प्रदीप टमटा जी हैं। मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। आप सर लेकिन इनके नेतृत्व में आपने कोई चुनाव लड़ा क्या? इनके नेतृत्व में आप कोई चुनाव जीते क्या? इन्होंने आपकी पार्टी के नाम क्या किया? या आपकी पार्टी के साथ जुड़कर व्यक्तिगत फायदा भले उठा सकते हैं, लेकिन पार्टी को इन्होंने क्या दिया? करण महारा के नेतृत्व में कौन सी बड़ी जीत आपने हासिल कर ली? क्या कह रहे? अरे जो नाम आपने गिनाए, ठीक है ये आपकी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने आपकी पार्टी को क्या दिया? ये पार्टी से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी को क्या फायदा पहुंचाया, इस पर भी तो सोचिए सर। गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा है और सरकार की नाक में दम कर रहा है। जनता के हित में जो मुद्दे हैं, जनहित के लिए लगातार सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा है। देखिए कि हमने जो है बेरोजगारों के मुद्दे पर कितना लंबा संघर्ष किया। एक सप्ताह तक हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने
हर फ्रंटल प्रकोप के साथ गिरफ्तारियां दी। ये किसी से छुपा हुआ है कि आप बताए ना। हमने जो है बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक जो है आवाज उठाने का काम किया है। एक बार नहीं, कई बार हमने जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, सचिवालय का घेराव किया। ये किसी से छुपा हुआ है कि आप ये बताइए ना। राज्य में पलायन के मुद्दे पर, भू कानून के मुद्दे पर लगातार हम सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं और यही सरकार की परेशानी है। सरकार कह रही है कांग्रेस पार्टी जो है आपसी विवादों में, आपसी जो है गुटबाजी में उलझी हुई है। मैं कहता हूं कि भारतीय जो है गुटबाजी में उलझी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे बड़े से बड़े नेता और छोटा से छोटा कार्यकर्ता। ठीक है सर, देखिए हमको उम्मीद ये है कि पार्टी अपने बारे में चर्चा करेगी, विचार विमर्श करेगी, मंथन करेगी, क्योंकि इसी मंथन से पार्टी का भला होना है। ये पार्टी के व्यक्तिगत फायदे के लिए है, बाकी आपके ऊपर है। आप देखिए लगातार नुकसान भी उठा रहे हैं। अब आपको क्या करना है ये कांग्रेस पार्टी बेहतर समझती है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि एक मजबूत विपक्ष तैयार रहे ताकि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं इनके अंदर डर हो अगर कमियां है ठीक है तो हम उनको बेबाकी से स्वीकार करते हैं, उनको सुधारने के लिए कदम उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस के लिए चर्चा रखी थी। चलिए, बहुत वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को माफी के साथ में यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सदस्यता जारी है, हरदा के बोल भारी पड़ रहे हैं। हरदा के बोल खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही अब खटकने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस का सच सामने आकर बोला है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।